गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ ममता मलिक कॉमर्स क्लासेज में। आज हम करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। इससे पहले हमने एक चैप्टर किया था रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर हम मार्केट के अंदर से एक बेस्ट एम्प्लॉयज़ को चूज आउट करने के लिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हम बहुत सारे एप्लीकेंट्स को इनवाइट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि आप अप्लाई करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर हमने किया था सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, जिसने अप्लाई किया है रिक्रूटमेंट के अंदर उन सब में से बेस्ट पर्सन्स को चूज आउट करते हैं। फिर उसके बाद में उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कोर्सेज हमने किया था। उसके बाद में उस पर्सन्स को जो काम करने हैं उन सब की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। देन उसके बाद जब उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है तो हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करते हैं कि एक्चुअल में उसने कैसा काम किया है और कैसा उसको दिया गया था। तो जैसा हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, क्या ऐसा उसने एक्चुअल में वर्क किया है, उस चीज़ को मेजरमेंट करना या इवेल्युएट करना, उस चीज़ को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए सिस्टमेटिक इवेल्युएशन होता है। सिस्टमेटिक इवेल्युएशन मीन्स स्टेप टू स्टेप हमें फॉलो करने को होंगे, एक प्रोसेस होगा इसका। परफॉर्मेंस ऑफ द सेवरल एम्प्लॉयज सो दैट कैन बी अंडरस्टैंड ऑल एबिलिटीज को फाइंड आउट किया जाएगा, पर्सन्स एंड देयर्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, साथ में उनकी क्या क्या डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है उस चीज़ को भी फाइंड आउट किया जाएगा। इसके अंदर जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी उसी के अकॉर्डिंग उन्हें फिर पे ऑफ करने में या फिर कंपैरिजन करने में, इन फ्यूचर्स में प्रमोशन करने में, ट्रांसफ़र करने में भी ये चीज़ हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी। जो बेटर परफॉर्म करेगा उसको जल्दी से प्रमोट कर दिया जाएगा, जो लो होगा उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होगा वो हमारी ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन करने में भी हेल्प करेगा कि अगर किसी की हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव ही नहीं हुई है तो हमारी इट्स मीन्स आवर ट्रेनिंग्स इज नॉट इफेक्टिव। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक फिक्स्ड जो है प्रोसेस होता है, उसको भी हम फाइंड आउट करते हैं। सेटिंग ए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले क्या होगा कि हमें जो वो परफॉर्मेंस अपने एम्प्लॉय से लेनी है उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करना होगा। अदरवाइज हम कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेकर चलती हूँ आप लोगों के साथ में, जैसे कि हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि हर एक एम्प्लॉयज़ को 50 यूनिट बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है वो सभी एम्प्लॉयज़ को बताएंगे हम कि आप सबको 50 यूनिट बनानी है, तो उसके अंदर उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। उसके बाद में जो एम्प्लॉयज़ ने एक्चुअल में वर्क किया है उसको मेजर करेंगे स्टैंडर्ड के अंदर। तो मेजरिंग द स्टैंडर्ड कि एक्चुअल में किस एम्प्लॉयज़ ने कितना काम किया है। मान लो किसी ने 40 किया है, किसी ने 60 किया है, किसी ने 30 किया है, तो ये यहाँ पे मेजरमेंट किए जाएंगे। फिर इस स्टैंडर्ड को और जो ये एक्चुअल वर्क हुआ है और ये स्टैंडर्ड था, इन सब के बीच में क्या होगा, कंपैरिजन होगा। और फिर उसके बाद में जो रिजल्ट आया है इनके बीच में जो डिस्कशन करेंगे कि अगर हमारा जो है फेवरेबल रहा है 10 रिजल्ट, माइनस रहा है 10, माइनस रहा है 20, तो वो डिस्कस करेंगे रिजल्ट को कि क्या रीज़न रहे हैं इसके पीछे, ये कम क्यों रहा है, हमने ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड नहीं की थी, या हमारा स्टैंडर्ड ज़्यादा फिक्स कर रखा था, या फिर मशीन ख़राब हो गई थी, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं था, क्या क्या इसके पीछे रीज़न रहे हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। फिर उन सबको ठीक करने के लिए टेकिंग ए कोरेक्टिव स्टैंडर्ड, जो स्टेप्स हो सकते हैं ठीक करने के लिए वो सारे स्टेप्स इसके अंदर लिए जाएंगे और फिर आपका स्टैंडर्ड दोबारा से वहीं पहुंच जाएगा। देखो सबसे पहले है आपका एस्टैब्लिशिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, उनका परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड जो होगा वो फिक्स किया जाएगा। परफॉर्मेंस अप्रोजल बिंग बी स्टैंडर्ड अप्रेजिंग ए परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज, देयर शुड बी बेस ऑन विच वन मस्ट से दैट द परफॉर्मेंस इज गुड, एवरेज और बैड।
सब इन सभी के बेसिस पे करना होगा कि आपका गुड, एवरेज और बैड सभी को इक्वली अज्यूम करते हुए कि कौन कितना परफॉर्म कर सकता है। अब हम ऐसे भी स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर सकते कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा काम करता है जो कि बहुत ही बैडली परफॉर्म कर रहा है, तो वो तो कितना मान लो देखो 3 एम्प्लॉयज हैं, ये यूनिट क्रिएट करते हैं, ये बहुत लोवेस्ट है, ये बहुत हाईएस्ट है, तो हम बहुत हाईएस्ट वाला कर देंगे तो ये लोग तो उसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे, और बहुत लोवेस्ट वाला कर देंगे तो ये तो डिमोटिवेट हो जाएंगे कि ये कैसा स्टैंडर्ड है, ये तो ये बहुत ही इजीली परफॉर्म कर देंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स करना है ताकि सभी के लिए वो सही रहे। उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड। दिस स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया है, परफॉर्मेंस शुड बी कम्युनिकेट करना होगा किसके साथ में, एम्प्लॉयज़ को, उनको एक्सप्लेन करना है ताकि वो उसके बारे में जान सकें और वो ये भी जान सकें कि ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही है, वो कितना काम है जो कि उनसे एक्सपेक्टेशंस रखती है इन फ्यूचर्स में। उसके बाद में एक्चुअल वर्क दे दिया जाएगा कि उनको क्या परफॉर्म करना है, और उनको एक स्टैंडर्ड भी फिक्स कर दिया, उनको बता भी दिया, तो वो काम करेंगे अपना। तो वो जो जो उनको रिक्वायरमेंट है इंटरनली एक्सटर्नली फैक्टर की, वो सारी करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, और उसके बाद में जो उनका रिजल्ट आया है एक्चुअली उसको कोलैक्ट स्टैंडर्ड फिक्स हुआ था और जो एक्चुअल वर्क हुआ है उनके बीच में कंपैरिजन की जाएगी कि एक्चुअल जो परफॉर्मेंस थी इज प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस के साथ में। आपके रिजल्ट जो हो सकता है इसके अंदर कंपैरिजन में आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जैसे कि हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था 50 यूनिट का और 60 यूनिट बना दी एम्प्लॉयज ने, तो पॉजिटिव है रिजल्ट। तो नेगेटिव कब हो सकता है, अगर एम्प्लॉयज ने 40 यूनिट ही बनाई है तो अपने लिए वो नेगेटिव रिजल्ट रहेगा उस केसेस में। उसके बाद में जो ये रिजल्ट के अंदर गैप आया है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम भाई जो डिवाइवेशंस आया है उसके पीछे क्या रीजन रहे हैं, रीजन बिहाइंड द एनालाइज करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इन रीजंस को कैसे हम दूर कर सकते हैं। जो दूर कर सकते हैं उसके लिए भाई स्टेप्स लिए जाएंगे, टेकिंग ए कोरेक्टिव एक्शंस जो बिहाइंड्स रहे हैं। ट्रेनिंग, अगर मान लो नेगेटिव रिजल्ट आए जा रहा है बार बार, ट्रेनिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, एडवाइस, रिफ्रेशर कोर्स, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए फिर उसके अंदर डालनी चाहिए। अथॉरिटी को एग्जाम्पल्स, कोरेक्टिव एक्शंस, इम्प्रूव करनी चाहिए परफॉर्मेंस इन फ्यूचर्स में। तो ये सब, इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं भाई आपके मेथड हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी कुछ आपके जो हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के जो हैं ट्रेडिशनल मेथड हैं और कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल के आपके मॉडर्न मेथड हैं। हम दोनों ही पढ़ेंगे डिटेल्स में। देखो, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनके अंदर आपके फर्स्ट मेथड आता है आपका रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, ग्रेडिंग मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फोर्स चॉइस मेथड, चेकलिस्ट मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड, ऐसे मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये सारे आपके किसके पार्ट हैं भाई, ट्रेडिशनल मेथड के हैं। इनको हम डिटेल में ही पढ़ेंगे भाई आपके लिए। तो देखो, सबसे फर्स्ट है आपका रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड जो होता है ये आपके लिए क्वालिटेटिव टर्म जहाँ पे होती है वहाँ पे यूज करना ज़्यादा बेटर होता है। जैसे ओल्डेस्ट एंड एक ये सबसे क्या होता है भाई, ओल्ड मेथड है, और एक ये आपके लिए सिंपल भी है ये मेथड। परफॉर्मेंस अप्रेजल विच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद ऑल अदर एम्प्लॉय, जितने भी आपके एम्प्लॉयज ऑल अदर्स हैं सबके साथ में इसको कंपैरिजन किया जाता है।
सॉरी क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव में ये ज़्यादा यूजफुल रहता है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम ले रही है, आपकी HSC ले रही है, या फिर अदर जो SSC है वो एग्ज़ाम ले रही है, तो हाईएस्ट मार्क्स वाले को 1 रैंक कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद में ये रैंकिंग डाउन जाती जाएगी ऐसे ही। और जो लोवेस्ट हाईएस्ट टू द लोवेस्ट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट, जिसके हाईएस्ट परफॉर्मेंस होगी उसको 1 रैंक दिया जाएगा, हाईएस्ट रैंक माना जाएगा वो, उससे फिर वो नीचे आते रहेंगे। ऐसे ही इसके अंदर यूज किया जाता है। इजी है ये, बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके अंदर काफ़ी नंबर ऑफ पर्सन्स को हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में ये चीज़ इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। फिर उसके बाद है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में हम क्या करते हैं, हर एक 1 एम्प्लॉयज को अदर 1 एम्प्लॉयज के साथ में कंपैरिजन किया जाता है। ये मेथड वहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहता है जब 2 पर्सन में से किसी एक को चूज करना हो। देखो 1 to 1 बेसिकली इसके अंदर जो कंपैरिजन होता है, कंपेयर्ड विद 1 to 1 अनदर्स को, ये बेस्ट कहाँ पे आपके होगा, जब किसी बेटर 2 में से किसी एक बेटर पर्सन को आपको चूज करना है, उसको प्रमोट करना है, आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि इन दोनों में से किस पर्सन को हमें प्रमोशंस देना चाहिए, तो उस टाइम पे ये मेथड आपके लिए बेस्ट होता है। तो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड उसको बोला जाता है आपके लिए। फिर उसके बाद है ग्रेडिंग मेथड। इन दिस मेथड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वर्थ आर एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस एंड केयरफुली डिफाइंड। पहले से ही आपके कुछ एस्टैब्लिश्ड जो होंगे वो डिफाइन कर दिए जाएंगे आपको कि आपको किस किस चीज़ से ग्रेड मिलेगी। देयर कैन बी 3 कैटेगरीज ऑफ द एम्प्लॉयज, जैसे कि भाई किसको हम आउटस्टैंडिंग में रखना चाहते हैं, किसी को सेटिस्फैक्ट्री में और किसी को अनसेटिस्फैक्ट्री में, कि जैसा आपका एम्प्लॉय जो है वो परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से हमने 3 कैटेगरीज बना दी हैं पहले दिन से ही, और हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिसाइड करना चाहते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ हमारा कैसा था, आउटस्टैंडिंग था, ठीक ठाक था, सेटिस्फैक्ट्री था, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री था। भाई जैसा भाई बहुत ही लोअर इसकी परफॉर्मेंस रही थी, ये 3 डिसाइड कर देंगे और उनके अकॉर्डिंग उसके अंदर टिक करते रहेंगे, तो उसको बोलते हैं हम ग्रेडिंग करना। इसके अंदर आपके एलोकेट किए जाते हैं बेस्ट डिस्क्राइब परफॉर्मेंस से रिलेटेड एम्प्लॉयज को। फिर उसके बाद आता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। इस मेथड्स में आपका क्या होता है, जो स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर तो थोड़ा सा ये इन्होंने आउटस्टैंडिंग, स्टैटिकल, सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री वाला चूज कर लिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर लेते हैं, जैसे कि 10% था, 20%, 40%, उन्होंने कैसा वर्क किया है, जो परफॉर्मेंस थी उनकी, कैसी एबिलिटीज थी, वो बायसनेस को थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा नंबरिंग में ले आई हम उस चीज़ को, तो वो आपके लिए फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका लिए फोर्स चॉइस मेथड। फोर्स चॉइस मेथड में क्या करते हैं, हम पहले से रेडीमेड स्टेटमेंट दे देंगे आंसरिंग की, ब्लॉक की, वो आपके लिए 2 और मोर हो सकती है, और वो उसके अंदर ट्रू और फॉल्स भी हो सकते हैं आपके लिए। वो HR डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी कि आपको इस एम्प्लॉय से रिलेटेड ये फिलअप करना है कि ये कैसा परफॉर्म करता है, टाइमली आता है क्या, अदर्स एम्प्लॉयज़ के साथ में इसके रिलेशंस कैसे रहते हैं, ये कैसा एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर। पहले से ही एक फॉर्मेट होगा, वो HR डिपार्टमेंट्स के असेसमेंट जो करेंगे उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और वो उसको उससे रिलेटेड जो होगा वो फिल कर देंगे। रेडीमेड आंसरिंग इसके अंदर स्टेटमेंट में गिवन होती है ब्लॉक्स के अंदर। एक आता है आपका चेकलिस्ट मेथड। देखो जैसा कि इसके अंदर इसने शो कर रखा, चेकलिस्ट में आप भी कोई चीज़ फिलअप करते हैं तो उससे रिलेटेड सामने आपके लिख दिया जाएगा कि ये आउटस्टैंडिंग वर्क होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, टाइम पे ये आता है, जो जो वो फिलअप करता जाएगा यस और नो के ऑप्शन उसके अंदर केयरफुल होंगे, तो उन सब को हम क्या करते रहेंगे, यहाँ पे उसके सामने टिक करते रहेंगे ऐसे करके, तो वो सारी चीज़ें आपके इसके अंदर इंक्लूड होंगी। द बेसिक पर्पज ऑफ यूटिलाइजिंग ऑफ द चेकलिस्ट मेथड
ऐसे इज इवेल्युएशन बर्डन अपॉन द रेटर। इन दिस मेथड सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स क्वेश्चन एंड आंसर यस और नो का प्रिपेयर द HR डिपार्टमेंट जो होगा वो इस चीज को प्रिपेयर करता है भाई आपके लिए। ईच क्वेश्चन जो होगा वो कैरीज करेगा, हर एक क्वेश्चंस की कुछ वेटेज होगी, कुछ एज रिलेशंस देयर इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी इसके पॉइंट्स को। उसके बाद आता है भाई आपके लिए क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड में क्या होता है कि इन पास्ट में उस पर्सन्स ने कैसा बिहेव किया है, भी कोई उसके साथ में इंसिडेंट्स हुआ और उस चीज़ को हम इवेल्युएट करना चाहते हैं कि उसने या तो बहुत ही अच्छा बिहेव किया होगा कि एक्सट्रीमली गुड और बैड बिहेवियर रिलेटेड टू द जॉब परफॉर्मेंस। क्रिटिकल इंसिडेंट का मतलब ही यही है कि उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं हम जहाँ पे उसको एक्सट्रीमली गुड और एक्सट्रीमली बैड बिहेवियर रिलेटेड जो परफॉर्मेंस की जा रही है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको सुपरवाइजर्स जो ड्यूरिंग द इवेल्युएशन पीरियड ऑफ ईच सुबॉर्डिनेट जो इंसिडेंट होगा उसको ब्रीफ से एक्सप्लेन करना होगा कि क्या कंडीशंस रही थी जिसकी वजह से वो ऐसा परफॉर्म कर पाया। उस टाइम पे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है समटाइम्स बहुत ही कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स रहा हो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर की कोई ऐसी कंडीशंस होगी हो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए ये जो कैंडिडेट है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा और बताएगा कि उसने ऐसा क्या काम किया है, तो उसको बोलते हैं आपका क्रिटिकल इंसिडेंट्स कंडीशंस। फिर आपका आता है एक ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड में जैसा कि इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि एक पर्सन जो होगा वो पुअर होगा, फेयरली पुअर होगा, फेयरली गुड होगा या एक्सीलेंट होगा। इसने क्या कर दिया, पहले से ही स्टैंडर्ड जो होगा वो आपका फिक्स कर दिया है। फिर उसके बाद में कि उसको वो पर्सन्स कैसा बिहेव कर रहा है उन सब में से इसको टिक करते रहेंगे हम। तो ये बहुत ही पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स है अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस। लीनियर रेटिंग्स जो होती है इसके अंदर करते हैं हम। प्रिंटेड अप्रेजल जो होगा प्रिंटेड में सभी एम्प्लॉयज के लिए फिक्स होगा और उसके से रिलेटेड जो जो वर्क हो सकते हैं वो उनको प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे मेथड में क्या होता है, जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपके बारे में पूरा एक पेज के ऊपर आपके बारे में सिंपलेस्ट वर्ड के अंदर लिख देगा कि इसका कैसा एटीट्यूड है, कैसे काम करता है, क्या स्ट्रेंथ है इसकी, क्या वीकनेस है। ये मेथड एक ऐसा है अगर किसी थोड़े से पर्सन्स के लिए 5-7 पर्सन्स के लिए एम्प्लॉयज़ के लिए अगर एम्प्लॉयर को लिखना है तो ये मेथड सुटेबल है। लेकिन अगर आप 5,000 एम्प्लॉयज़ के लिए ये लिखना किसी को दे दोगे ना तो वो उनको अच्छे से समझ पाएगा, ना उनके बारे में इतना लिखना एम्प्लॉयर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाएगा। तो ये जब कोई नंबर ऑफ पर्सन्स जो होंगे वो कम होते हैं तो ये मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो देखो ऐसे मेथड इज सिंपलेस्ट है वन अमंग द वेरियस अप्रूवल मेथड अवेलेबल। दिस मेथड इज रेट वेरीज इन नेगेटिव डिस्क्रिप्शन ऑन एन एम्प्लॉयज एंड स्ट्रेंथ वीकनेस पास्ट परफॉर्मेंस पोटेंशियल सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। इट इज ए पॉजिटिव पॉइंट दिस सिंपल यूज डज नॉट रिक्वायर ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट्स। कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट इसके अंदर यूज नहीं किया जाता। स्पेसिफिक ट्रेनिंग इज कम्प्लीटेड इट। इसके अंदर आपका एक एम्प्लॉयर होगा वो एम्प्लॉय के बारे में जो जो उसके फीचर्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, उसके अंदर वीकनेस हैं, जो जो पोटेंशियल है, परफॉर्मेंस कैसी है, क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है इन फ्यूचर्स में, वो सारी चीज़ें आपको वो ऐसे के टाइप में लिख के दे देगा अपने एम्प्लॉय के बारे में। एक होता है फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड में हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो एम्प्लॉयर होगा वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाएगा और जो जो पर्सन काम कर रहे हैं उन सबको चेकआउट करेगा कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन सबको परफॉर्म करते हुए वो देखेगा और वो अपने अकॉर्डिंग फिर उनकी इवैल्यूएशन ऑब्जर्वेशन करके और उनका
डाटा डाल देगा कि कौन कैसा काम करता है, कैसे परफॉर्म करता है, क्या वो अच्छे से ध्यान रखता है क्या, ये सारी चीज़ें। फील्ड रिव्यू मेथड इसको बोला जाता है। दिस इज ए अप्रेजल डन समवन आउटसाइड द एम्प्लॉयज ओन डिपार्टमेंट, यूजुअली फ्रॉम ए कॉर्पोरेट HR डिपार्टमेंट। एडवांटेज क्या रहती है इसकी, ये प्रमोशन में वहन कंपेरेबल इंफॉर्मेशन जो होती है, नीड होती है, वो उस टाइम पे ये काम आ जाता है। डिसएडवांटेज क्या होती है भाई, समटाइम्स जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इन्वायरमेंट से इतने फैमिलियर होते हैं कि वो तो अपने अकॉर्डिंग सही चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बाहर से जो पर्सन चेकआउट करने आता है उसको लगता है ऑब्जर्वेशंस को कि ये सारी चीज़ें उसके लिए अच्छे से ऑब्जर्व करना पॉसिबल्स नहीं होता कि वो हर एक कंडीशंस को इतने अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए कि जैसा वो चाहता है। तो ये इसके लिए एज ए डिसएडवांटेज का काम करता है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में यूज किया जाता है भाई। एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी किसी इम्प्लॉयज को, ये ट्रेडिशनल में ही होता है, और वो सुपरवाइजर्स जैसे प्रमोशंस करना हो या फिर किसी पर्सन्स का ट्रांसफ़र करना हो, उस टाइम पे वही सारी चीज़ें, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, सारी चीज़ें उसकी तैयार की जाती है एक रिपोर्ट से, और उसके अकॉर्डिंग उन सब चीज़ों को उसके अंदर इंक्लूड करके और आपके सेंड कर दिया जाता है और सुपीरियर्स पार्टीज को ट्रांसफर, जो किसी अदर्स को शो नहीं की जाएगी। उसके बाद आते हैं आपके मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड्स में आपके क्या कहते हैं, सबसे पहले आप तक आपका आता है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। फिर आता है आपका बार्स बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल मेथड, असेसमेंट सेंटर, 360 डिग्री अप्रेजल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग्स। आज के दिन हम इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा यूज करते हैं। देखो MBO कुछ सिंपल वर्डिंग में आपको मैं बताती हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है और जो इम्प्लॉयज़ का गोल होता है, हम एक ऐसा गोल सेट करेंगे जो कि दोनों मैच हो जाएं आपके, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है 1000 यूनिट उन्हें प्रोड्यूस करनी है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 ही हैं एम्प्लॉय जो काम करते हैं, तो हमने हर एक एम्प्लॉयज़ को दे दिया कि आपको 100 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करनी है। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं MBO करना। जो कॉन्सेप्ट है कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोसेस सस where superiors and subordinate manager of the organization jointly identify the common goal। जो common goal होगा आपके ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा। इंडिविजुअल मेजर्स जो होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, रिजल्ट करेगा एक्सपेक्टेड हिम ऑफ हिम एंड यूज दीज मेजर्स गाइड फॉर द ऑपरेटिंग एंड यूनिट असाइनिंग द कंट्रीब्यूटिंग ईच मेंबर्स। हर एक मेंबर्स को उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, हर एक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो ऑर्गेनाइजेशंस की सुपीरियर अथॉरिटी है और जो आपके सुबॉर्डिनेट्स हैं, सारे ही मिलके क्या करेंगे, एक कॉमन गोल को डिसाइड करेंगे। उस चीज़ को हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO भी इसको बोला जाता है आपका। उसके बाद होता है आपका बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल मेथड। देखो भाई ये भी अच्छी टर्म है। देखो जैसे ना हम क्या कर रहे थे कि आपने कुछ एक टर्म ऐसी थी जो कि क्वालिटेटिव कंपैरिजन कर रही थी, कुछ एक ऐसी थी जो सिर्फ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर रही थी। ये एक ऐसा मिक्सअप लेके आए जिसके अंदर आपके दोनों टर्म्स को यूज किया जा रहा है, आपके क्वालिटेटिव टर्म्स को भी और क्वांटिटेटिव टर्म्स को भी इसके अंदर एम्प्लॉयज के इंक्लूड किया गया है। पहले आपको जैसे कि इसने रेटिंग को भी ये यूज कर लेगा कि आप एम्प्लॉयज़ को रेट कर दो कि वो कैसा बिहेव करता है, सुपर करता है, गुड करता है, या फिर बैड करता है, या एवरेज करता है, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में हम डिटेल्स में उसके बारे में लिखेंगे भी कि उसको वो पैसेज में क्वालिटेटिव टर्म में, तो ये दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके चलता है भाई। डिजाइन ब्रिंग द बेनिफिट ऑफ द क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एग्जाम्पल ऑफ द
employees appraisals through a bars process. Compare the individual की जो performance होगी against specific the example of the behavior of the authorities numerical rating. दोनों चीजें होंगी जो इसके अंदर इंक्लूड करी जाएंगी. देखो क्वांटिटेटिव वर्क जो होगा उसको भी इंक्लूड किया जाएगा. वॉल्यूम में भी इस सेटिस्फैक्ट्री वॉल्यूम था उसका, या फिर अबोव द एक्सपेक्टेशंस था, या फिर उसका लो था, वो सारी चीज़ें भी उसकी चेक की जाएंगी. क्वालिटेटिव में भी किया जाएगा कि उसने मॉडल वर्क कैसा किया था, उसका एक्यूरेट था या फिर उसका रिजल्ट थ्रो था एक्यूरेट था, या जनरली इनएक्यूरेट और नोट थ्रो था. इन दोनों चीज़ों को पहले डिसाइड किया जाएगा, उसके एक्चुअल के साथ में परफॉर्म के साथ में मैचअप किया जाएगा. फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, जजमेंट करेंगे. मीन्स हम दोनों चीज़ों को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर आपका. तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगी कि जो जो एक में कमी थी वो ये दोनों को ही पूरा कर देगा. फिर उसके बाद आता है असेसमेंट सेंटर. असेसमेंट सेंटर क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एक सेंटर ही बना देते हैं जो कि इन सब चीज़ों को परफॉर्म करने वाले भाई इस सबको अप्रेजल करने का ही काम करता है. सेंट्रल लोकेशंस जो होगी वो हम डिसाइड कर लेते हैं भाई पार्टिसिपेट्स भी हों जहाँ पे और आपके इवेल्युएटर भी हों. वो दोनों चीज़ें ट्रेंड होनी चाहिए वो ऑब्जर्वेशंस में. प्रिंसिपल आइडियाज जो होगा वो टाइम टू टाइम मैनेजर उनको चेकआउट भी करता रहे, ऑब्जर्व करता रहे, इवेल्युएट करता रहे उनके बिहेवियर को कि वो कैसे काम कर रहे हैं. आपने क्या किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे ना 15% काम कर रहे हैं, उनमें से आपने एक को निकाला और उसको ये देख दिया कि आपको यही देखते रहना है कि कौन कैसे काम कर रहा है, अच्छे से काम. एक अप्रेजल सेंटर ही आपने क्रिएट कर दिया. वो टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा और देखता रहेगा कि कौन पर्सन कैसे काम कर रहा है और हमें रिपोर्ट देता रहेगा. उसके बाद ये भी अच्छा मेथड है भाई 360 मेथड अप्रेजल्स. इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इम्प्लॉइज काम कर रहा है ना उससे रिलेटेड जितने भी उसके इम्प्लॉइज हो सकते हैं, उससे लिंक्ड जो जो पर्सन हो सकते हैं, जो जो उससे लिंक्ड हैं बंदे, उन सब से ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे. ये मोस्टली जैसे हमारी मैं नॉर्मली लैंग्वेज में मैं बताऊं, अगर शादी वगैरह के लिए हम कोई दूल्हा फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे इसको हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं कि जो जो उसके लिंक्ड में हमें मिलता है सबसे ही हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं. तो देखो इसके अंदर से इसने क्या कर रखा है, ये खुद है कोई पर्सन्स, उसके पीएस हैं जो उसके साथ में काम करते हैं, उसका एक मैनेजर्स है जो उसके सुपीरियर है, जो डायरेक्ट रिपोर्ट्स हो सकती हैं, उसकी कस्टमर्स हो सकते हैं, सबसे जो जो उसके लिंक्ड पर्सन है ना उन सब से ही हम क्या कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं. इनफैक्ट उससे खुद से भी हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं यहाँ पे. तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी. तो देखो 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम, एन एम्प्लॉय इज अप्रेज्ड बाय हिज सुपीरियर्स से भी लेंगे, उसके सुबॉर्डिनेट से भी लेंगे, उसके पीयर्स से भी लेंगे और कस्टमर से भी लेंगे, हुम इंटरेक्ट इन द ईच कोर्सेज ऑफ द जॉब परफॉर्मेंस में. इनफैक्ट उससे खुद से भी लेंगे कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपको क्या भाई आप अपने फीडबैक उससे खुद से भी एम्प्लॉय से भी जो है वो गैदर किया जाएगा. उसे क्वेश्चनेयर प्रोवाइड कर देंगे हम और उससे फिल करवा लेंगे. सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम डिसाइड करेंगे कि वो कैसा काम करता है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस जो है वो रही है. फिर आपका एक मेथड आता है ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग. ये भी आपका न्यू है. इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ना हमने डिसाइड किया कि रिक्रूटमेंट्स पे हमारी कुछ कॉस्ट लगी है, देन उसके बाद में हमारी ट्रेनिंग पे कुछ लगी है, फिर हम उसको पे कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए क्या है, एक कॉस्ट है एक एम्प्लॉयज के लिए, और वो हमें कितना अर्न करके दे रहा है. मान लो वो 20 ही दे रहा है अर्न करके, या फिर वो हमें 40 दे रहा है, तो वो हमें कितना बेटर, क्या जितना हमने उस पर इन्वेस्टमेंट किया है क्या वो उतना हमें अर्न करके दे रहा है. इन सब चीज़ों को अकाउंटिंग टर्म में हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग करना. इसको हम क्या कर देते हैं, मनी वैल्यू में आपका मेजरमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं. हम द इंटरनल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स गुडविल भी, भाई वो कैसा क्रिएट कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, और उसके प्रति हमें क्या कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ के
के ऊपर हमें पे करना पड़ा, और जो कंट्रीब्यूशंस हमने उसको कॉस्ट में पे करना पड़ा है, और उसके बदले में वो हमें क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या अर्न करके दे रहा है, उनमें क्या गैप आ रहा है, उन सब चीज़ों को एनालाइज करना, मेजरमेंट करना, उसको बोलते हैं आपके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग करना। इतना ही था भाई आपका। थैंक यू सो मच। ये आपके मेथड्स हैं, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू सो मच।